आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त आज तक पर एक्सक्लूसिव लाइव है। रविशंकर प्रसाद जी, आपके इस हमले को बंगाल के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्या लगता है आपको? माफी मांगेंगे सोनिया गांधी या सलमान खुर्शीद या दिग्विजय सिंह? आखिर इस प्रहार का क्या मतलब है ऐसे वक्त पर? देखिए, पहले ये पूरा विषय किसी चुनाव से संबंधित नहीं है। 13 साल पहले यह घटना हुई थी और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने उन सबों के टीवी बाइट्स को दिखा दिया ताकि कोई ये ना कहे कि हमने ऐसा नहीं बोला था। और हमारी ममता जी ने 17 अक्टूबर 2008 को बाकायदे जामिया नगर में एक रैली में कहा था कि ये फेक इनकाउंटर है और अगर गलत साबित हुआ तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। मैंने इंडियन एक्सप्रेस के वो कतरन से वो न्यूज पढ़ा जो नेक्स्ट डे 18 अक्टूबर को पब्लिश हुआ था। तो ये हैं बड़े सवाल। और मैं आपसे कहूंगा ये कोई छोटी वारदात नहीं थी। 39 लोग मारे गए, लगभग 100 घायल हुए और जो आरिफ खान उर्फ जुनैद था वो 165 लोगों के हत्या के विभिन्न मामलों में यूपी में बाकी जगहों पर उसका इन्वॉल्वमेंट था। और उसको लेकर देश के आतंकवाद के चुनौती पर इस तरह की बात की गई, कोई आंसू बहा रहा है, कोई इसको फेक कह रहा है। और ये जो श्रीमान दिग्विजय सिंह हैं, ये पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे और मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था। ये आजमगढ़ गए थे और वहां इन्होंने कहा था उनके सर पे गोली लगी है, ये फेक इनकाउंटर है। हमने सवाल किया था, सोनिया जी आपकी सरकार वो वीर मोहन चंद शर्मा को अशोक चक्र दे रही है और आपकी पार्टी के महामंत्री पूछ रहे हैं मतलब क्या है इसका? देखिए, आपको मैं बहुत ईमानदारी से बता दूं अंजना जी, अगर वो मोहन शर्मा नहीं मारा गया होता तो दिल्ली पुलिस पूरे कटघरे में होती। और मैंने कहा था उस समय संसद में हम लोगों ने उठाया था, आज फिर उठा रहा हूं कि ये पूरी कवायद थी कि पूरे दिल्ली पुलिस को बदनाम करो। और इसका असर हुआ जो मैंने कहा था, उनको आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में उनका मनोबल कमजोर हुआ था। इसलिए हमने कहा उसकी जांच होकर वो रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। वो दिल्ली की पुलिस है। 39 लोग मारे गए थे। इंडिया गेट, ग्रेटर कैलाश, डिफेंस कॉलोनी, कनॉट प्लेस, ये भारत का दिल है ना, भारत की राजधानी है। और वहां पर आतंकवाद की इतनी बड़ी घटना को वोट के लिए इतने हल्के रूप से रखा गया उस सरकार के द्वारा, उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो उसको अशोक चक्र दे रही है। तो मैंने ये बात कही थी और मैं आज भी इस पर कायम हूं कि जब आपने भारत में आतंकवाद की लड़ाई को इस तरह से कमजोर करने की कोशिश की, दिल्ली पुलिस को बदनाम करके, उनका मनोबल कमजोर कर करके, तो जब कोर्ट ने 100 की गवाही डिजिटल मेडिकल एविडेंस के आधार पर इस आरिफ खान को दोषी ठहराया है, तो आप माफी मांगेंगे क्या? यही तो मेरे सवाल है और आज आपके चैनल पर भी पूछ रहा हूं। लेकिन सर ये बताइए कि मकसद दिल्ली पुलिस को बदनाम करना तो नहीं हो सकता है। मकसद क्या था? मकसद क्या दिखता है आपको उनका? किस वजह से कांग्रेस ने किया या इन तमाम पार्टियों ने किया? शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स। और क्या है? शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स कि हमारा वोट बढ़े, धरने में जाओ, फेक इनकाउंटर बताओ, दिल्ली पुलिस की बलि चढ़ जाए तो चढ़ने दो। इसलिए मैंने आज एक और सवाल उठाया कि चाहे वो घटना हुई थी मुंबई के ब्लास्ट की, चाहे वो घटना हुई है दिल्ली की, ये जुनैद कब पकड़ा गया? आरिफ, ये जो खान है, ये 18 में पकड़ा गया नेपाल से, जब मोदी जी की सरकार आ गई तब ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस को पूरी छूट दी गई और पूरे भारत की सरकार के द्वारा सहयोग दिया गया, जाओ पकड़ो कहां छुपा है, ले आओ उसको। तब ये होता है ना। आज भी घटना होती है तो उरी होता है, बालाकोट होता है। तो घटना करने वालों को मालूम है कि उनको इसका जवाब देना पड़ेगा और सजा भी मिलेगी। तब होती है क्षमा शोभती उस भुजंग को अंजना जिसके पास गरल हो। और उस समय दिल्ली पुलिस के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनके मनोबल को कमजोर किया गया। आप पूरे इनकाउंटर को फेक बता रहे हैं जिसमें एक बहादुर पुलिस का अफसर मारा गया और 2 घायल हुए। आप मुझे ये बताइए। और कौन सी सिर्फ ये बात,
आप जरा हमें यह बताइए कि पहले जब लोग जाते हैं जेएनयू में और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं और याकूब मेमन और अफजल गुरु के पूरे फांसी पर क्या क्या राजनीति की गई थी, मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? आप जाइए अपने आज तक के पुराने बाइट्स को और सारे विजुअल्स को निकालिए, आपको सारी बातें सामने आ जाएंगी। तो जब भी आतंकवाद के खिलाफ कोई सघन कार्रवाई हुई, फांसी हुई, सजा हुई, तो हमेशा पुलिस वाले, इन्वेस्टिगेशन वाले शक के दायरे में आते हैं। आतंकियों के पक्ष में और दिल्ली पुलिस के खिलाफ बोलकर, जी सर, आतंकियों के पक्ष में और दिल्ली पुलिस के खिलाफ बोलकर कौन सा वोट बैंक सधता है? कौन सा है वो वोट बैंक? अब मुझे अंजना ओम कश्यप ऐसे वरिष्ठ टीवी संपादक को बताने की जरूरत है क्या? देश का बच्चा बच्चा जानता है कि वोट बैंक क्या होता है, क्यों होता है। मैं कभी आतंकवाद कोई भी हो, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, वो सभी आतंकवाद के पीड़ित हैं। क्या आतंकवाद के कारण मुस्लिम नहीं मारे जाते हैं क्या? हिंदू नहीं मारे जाते हैं क्या? बिल्कुल है। लेकिन आपने पूछा कौन, तो मैं आपसे एक बात उठाऊंगा। एक बहुत बड़ा बहादुर सेकंड लेफ्टिनेंट था कश्मीर का, जो सेना में था, अपने ममेरे भाई की शादी में गया था, वो मारा गया था, उसको उठा के ले गए थे बारात से, याद है ना आपको? इन नेताओं ने उसकी आलोचना की थी क्या? वो एक औरंगजेब कश्मीर पुलिस राइफल्स का एक बहुत बड़ा जवान था, उसको उठा के मारा गया था। इन लोगों ने उसके बारे में कुछ बात कही थी क्या? उसके पिताजी ने कहा मेरा एक औरंगजेब बेटा चला गया, मेरे 2 बेटे और हैं, मैं सेना में भेजूंगा। आपके चैनल पर हमेशा आप दिखाती हैं ना कश्मीर में वहां की जमात के लोग किस तरह से आज सिक्योरिटी फोर्सेस में आ रहे हैं, क्या उनको टारगेट नहीं करते हैं? तो उनको टारगेट करने पर खामोशी, जो शांति के देवदूत और सुरक्षा के कर्मी बन रहे हैं, और जो आतंकवादी देश के लोगों को मारते हैं, कमजोर करते हैं, उनके पक्ष में पुलिस की कार्रवाई को झूठा बताकर पुलिस के पूरे मनोबल को कमजोर करना। तो ये वोट बैंक है या नहीं है, ये मैंने आपको साफ साफ बता दिया। सर, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण को साधने की का एक जरिया यह भी था? बाटला हाउस एनकाउंटर पे चाहे सलमान खुर्शीद जो बोल रहे थे, जो दिग्विजय सिंह बोल रहे थे, जो सलमान खुर्शीद सोनिया गांधी के बारे में बोल रहे थे, ममता बनर्जी बोल रही थी, अब सीधा करके आपसे पूछती हूं, क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण का हिस्सा है विपक्षी पार्टियों का? ये आपका आरोप है? बिल्कुल, इसमें छुपाने की क्या बात है भाई? सलमान खुर्शीद बड़े वकील हैं। सलमान खुर्शीद भारत के विदेश मंत्री रहे हैं, भारत के उस समय भी शायद कानून मंत्री थे यूपीए की सरकार में। ममता जी मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं। आप कैसे कह देंगी कि ये फेक इनकाउंटर है, वरना मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी, क्षमा करिए। और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन है, उनकी सरकार है, उनकी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, चिदम्बरम गृह मंत्री हैं, मोहन शर्मा को अशोक चक्र दे रहे हैं और आपके आंख से आंसू निकल रहे हैं। दिग्विजय सिंह पार्टी के महामंत्री हैं और आजमगढ़ जाकर जिनके माथे पर गोदी झूठा दिखाकर पूरे बाटला हाउस की घटना पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाए? यही तो है वोट बैंक। अब तो और ये सभी लोग, अंजना मार्क माय वर्ड, ये सभी लोग ये सभी लोग जब कश्मीर में मुस्लिम समाज के बहादुर सुरक्षाकर्मी आतंकवादियों के द्वारा बिल्कुल निशंस रूप से हत्या होती है, अपने भाई की शादी में गया है, तो खामोश रहते हैं? तो ये नहीं है तो मैं क्या कहूं, यही तो सवाल है हमारे। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी इसके जरिए ध्रुवीकरण करना चाहती है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री और वो भी कानून मंत्री जब आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो बीजेपी चाहती है कि वजनदार तरीके से किसी मुद्दे को उठाया जाए। आरोप यह है कि क्या बीजेपी और सरकार अब इसके जरिए ध्रुवीकरण करना चाह रही है बंगाल में, इसीलिए आपके जरिए ये बातें कही जा रही है। पहली बात मैं साफ कर दूं कि मैं वहां पार्टी के फोरम से गया था। मैं देश का मंत्री हूं, लेकिन पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूं, पार्टी का प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता भी रहा हूं, आप जानती हैं। और मेरा अधिकार है कि पार्टी की ओर से महत्वपूर्ण बातें उठाई जाए। अब कोई नई बातें नहीं है, हमारे कई मंत्री कल उठाते कि नहीं उठाते। मैंने तो दर्जनों बार उठाया है, दर्जनों क्या सैकड़ों बार उठाया है पार्टी के फोरम से। 10 साल में पार्टी का प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता रहा हूं, तो क्यों नहीं करूंगा? यह मेरा अधिकार है। देश के सामने बातें क्यों नहीं आनी चाहिए? और आज जब ममता जी एक सुरक्षित बंगाल की बात करती हैं, जब ममता जी सभी वर्गों को एक आंखों से देखने की बात करती हैं, तो उनके इस अतीत के सवाल को आज क्यों नहीं उठाया जाए? जब आरिफ खान, जिसने एक बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या की,
उस पर आपने कहा था ये झूठा इनकाउंटर है, जो इनकाउंटर आतंकवादियों के खिलाफ देश को बचाने के लिए किया गया था और बलिदान दिया था मोहन शर्मा ने। क्यों नहीं उठाया जाए? उठना चाहिए और उनको याद करना चाहिए कि आप इस तरह का स्टेटमेंट देती हैं जिसका कोई बंगाल से मतलब नहीं है। तो आज जब ये कोर्ट का फैसला गवाही के बाद हुआ है तो आपसे सवाल पूछेंगे। आपने कहा था कि मैं अगर ये फेक इनकाउंटर नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। मैंने पढ़ा ना आपको, तो ये सवाल तो उठना चाहिए ना। ममता लाजमी है बनर्जी नहीं तो है, ये चुनाव है तो चुनाव में नेता सर ममता बनर्जी तो और जबरदस्त तरीके से नंदीग्राम से आज ललकार रही है बीजेपी को, और वो लगातार कह रही हैं वो करेंगी यहां खेला होबे। पीएम चाहे जितना भी बोले कि खेला खत्म, वो कह रही खेला होबे, हर जगह कह रही हैं। अब उनका ये अर्थ है कि आप सियासी मैदान में उतरे हैं तो खेल अच्छा होगा, आप 11 फील्ड बैट्समैन उतारिए, आपको जितने प्लेयर्स उतारने उतारिए, उधर से बस वो अकेले आएंगी और पूरा सफाया कर देंगे। ऐसा है, अब वो क्या बोलती हैं मुझे उनके शब्दों से आप ना टकराइए। चुनाव में उसका जवाब लोग दे रहे हैं और हमने उतने ही प्रभावी शुभेंदु जी को वहां से उतारा है। और जो उनका बहुत आत्मविश्वास से दावा है कि ममता जी को हम हराएंगे, वो चुनाव में देखा जाएगा। लेकिन आज अगर ममता जी पूरे बंगाल में शांति की बात करती हैं, विभेद रहित समाज की बात करती हैं, तो आज जब कोर्ट, देखिए मैंने पहले नहीं उठाया था, इस बात को आप समझिए। आज जब भारत के लीगल प्रोसेस से कोर्ट ने इस पूरे ट्रायल में आतंकवाद के हमले का संज्ञान लिया है कि इट वॉज अ टेररिस्ट एक्ट, इतने लोग मारे गए और 100 लोग की गवाही, डिजिटल गवाही के बाद, मेडिकल गवाही के बाद इस पूरे ट्रायल में उनके आरोप को सही पाया है, जो व्यक्ति भागा हुआ था। और ऐसे गंभीर आतंकवाद के मामले पर ममता जी ने कहा था यह बाटला हाउस का झूठा इनकाउंटर है, मैं देश की राजनीति से संन्यास ले लूंगी अगर ये सही साबित हुआ तो आज तो सही साबित हो गया ना कोर्ट से। मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, ये लॉ मिनिस्टर तो नहीं कह रहा है, ये बीजेपी का कोई वर्कर तो नहीं कह रहा है, ये भारत की कोर्ट कर रही है ट्रायल के बाद, 13 साल के बाद। तो ये तो सवाल उठेगा ना कि 17 अक्टूबर 2008 को बाटला हाउस के सामने पब्लिक मीटिंग में जो आपने हुंकार भरी थी कि बाटला हाउस का इनकाउंटर झूठा था, अगर एक गलत साबित हुआ तो मैं संन्यास ले लूंगी। तो ममता जी, एक कोर्ट ने एविडेंस के बाद इसे सही पाया है कि यह हमला हुआ था। अब आप बताइए, आपको अपने अतीत का स्टेटमेंट याद है कि नहीं? हम तो याद दिलाएंगे आपको। सर अगला सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप रामलला के वकील रहे हैं और आपकी पार्टी जय श्री राम का नारा लगाती है। ममता बनर्जी, जितना आप लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर या फिर मुस्लिम पक्षधर होने का उन पर आरोप लगाते हैं, उतना ही वो अपने तरीके से इसका जवाब दे रही हैं। मैं उनके शब्दों में आपको नहीं बजा रही हूं, लेकिन बस सामने कह रही हूं कि उन्होंने कहा मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगी जो बीजेपी जबरदस्ती बुलवाती है, मैं जय सिया राम बोलूंगी, मैं हरे कृष्ण बोलूंगी। और ये वो हर जगह दुर्गा स्तुति के पाठ के साथ आज उन्होंने नंदीग्राम में शुरुआत की है। आपकी स्ट्रैटेजी पर उनकी काउंटर स्ट्रैटेजी। सर बड़ा आश्चर्य लग रहा है अंजना जी कि आजकल ममता जी सरस्वती पूजा कर रही हैं, दुर्गा स्तुति का पाठ कर रही हैं। अच्छा लग रहा है देख कर। ये वही ममता जी हैं जिनके राज में दुर्गा माता की मूर्ति के भसान के लिए कोर्ट से परमिशन लेने की मजबूरी थी। ये वही ममता जी हैं जहां हनुमान जयंती पर आयोजकों को लाठी खानी पड़ी थी, याद है ना? ये वही ममता जी हैं जहां सरस्वती पूजा करने पर मनाही थी। और आज वो अगर दुर्गा जी का पाठ करके अपना नामांकन भर रही हैं तो रविशंकर प्रसाद के चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये तो लग रहा है उनको भी दबाव आ रहा है। देखिए, मैं रामलला के वकील के रूप में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनको एक बात जरूर स्मरण दिलाऊंगा और आज आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस का फैसला है उसके 3 बिंदु को याद रखिए। ममता जी, अरे अंजना जी क्षमा करिए, आप क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने? बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी मुस्लिम पक्ष के द्वारा ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया गया कि वो बाबरी मस्जिद के एकमात्र नियंत्रण कंट्रोल में थे। नंबर 2,
बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी हिंदुओं का विश्वास कभी नहीं डोला कि यह प्रभु राम का जन्म स्थान है। वहां जाकर वो नमन करते थे, वेदी पर प्रणाम करते थे। और तीसरा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खोज से स्पष्ट है कि बाबरी मस्जिद एक हिंदू मंदिर की बुनियाद पर बनी थी। यही तो मेरा इलाहाबाद में मैंने बहस किया था, फिर वो कानून मंत्री था, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस ने साबित कर दिया। तो इसके लिए इतनी लड़ाई क्यों हुई थी? क्या क्या इन लोगों ने कहा था राम जन्मभूमि के बारे में कि आप लोग बजरंगी लोग, एक भी सबूत नहीं है, देश का माहौल खराब कर रहे हो। लेकिन प्रभु राम की मर्यादा के अनुरूप कोर्ट से फैसला हुआ, तब उस पर वो क्या रिएक्ट करती हैं, गाड़ी रोक के किसको डांटती हैं, जय श्री राम। उनको जय श्री राम सुन के इतनी क्यों परेशानी हो जाती है? अंजना जी, जय श्री राम तो भारत के गांव गांव का अभिनंदन का प्रतीक है। सर, जय सिया राम में क्या प्रॉब्लम है? इसके लिए क्या परेशानी है? लेकिन आज वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जय श्री राम पर उनको जय सिया राम और जय श्री कृष्ण बोलना पड़ा, तो ममता जी को भी समझ में आ रहा है कि हवा किधर बह रही है। यह मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे वो जय श्री राम हो, चाहे जय सिया राम हो, चाहे जय श्री कृष्ण हो, चाहे जय हनुमान हो, चाहे जय मां दुर्गा हो, जय मां काली हो, यही तो है भारत की विविधता। क्यों नहीं है? होनी भी चाहिए ना। लेकिन ममता जी के राज में दुर्गा पूजा के भसान के लिए हाईकोर्ट जाओ, सरस्वती पूजा के लिए हाईकोर्ट जाओ, हनुमान जयंती की कोशिश करो तो लाठी खाओ, पिटो, क्योंकि कुछ लोग को उससे चिंता थी, तो कुछ लोग के वोट की अधिक जरूरत थी। ये थी सियासत। और आज अगर वो पूजा कर रही है तो अच्छी बात है। आपने कहा ममता जी को भी पता चल गया है कि हवा किस ओर बह रही है। गया। कोई भी जो राजनेता होता है वो हवा किधर बह रही है ये समझता है, भांप लेता है, तभी आगे बढ़ पाता है। इसीलिए रविशंकर प्रसाद जी, आपसे अगला सवाल, आप लोगों ने वाकई हवा ऐसी बहा दी है, वरना सोचिए ना, धर्म चुनावों के केंद्र में सबसे बड़ा विषय बन गया है। दुर्गा स्तुति से शुरुआत कर रही है ममता बनर्जी, अब इसके अलावा जय सिया राम, जय श्री कृष्ण बोल रही हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि हम राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का माहौल बनवाएंगे स्कूलों में। आपने यहां हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की धुरी में अब धर्म, देशभक्ति, राष्ट्रवाद को कुछ ऐसा डाला है कि अब सारी पार्टियां ये समझ गई है कि यहीं से सत्ता का रास्ता निकलेगा और आपको परास्त करने का भी यही रणनीति होगी जो आपने अभी तक अपनाई है। देखिए अंजना जी, आपने देश की सियासत को बहुत लंबे समय से देखा है एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। ये इसे कहते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट। जब देश की राजनीति और चुनाव होता है तो मुद्दे आते हैं, तो मुद्दे धर्मनिरपेक्षता के भी आएंगे, मुद्दे स्यूडो सेक्युलरिज्म के भी आएंगे, मुद्दे लोगों की भावनाओं को किस तरह से कुचला गया वो भी आएंगे। अब आज तो लोग क्या क्या बोलते थे, अब आज लोग दुर्गा स्तुति गान कर रहे हैं। और कुछ लोग, ये श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट आपने दिखाया था ना, ये पूरा बाटला हाउस पर अभी आपने सुनाया था ना, अब वहां से अरविंद केजरीवाल राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारी सोच की विजय है ना। हमने हमेशा इन लोग को ललकारा था कि आप लोग देश की मुख्य मिट्टी से कटे हुए हो, क्योंकि देश सुरक्षा पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, उन्होंने रियलाइज किया। लेकिन देश के लोग सही और नकली लोगों में फर्क करना भी जानते हैं। देश के लोग ईमानदारी से कौन देश की सुरक्षा के प्रति, राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पित है, और कुछ लोग वोट के लिए ये सौदागरी कर रहे हैं, ये भी देश के लोग जानते हैं। देश के लोगों को फैसला करें दीजिए ना, हाँ करें दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी, केंद्रीय मंत्री आज तक पर आने के लिए, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।